अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू उम्मी एकेडमी। मेरा नाम मोहम्मद अला ख़ान है और ये हमारा जो है बेसिकली कोर्स स्टार्ट हो रहा है, इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग। इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा तारुफ करा देता हूँ उम्मी एकेडमी के बारे में। उम्मी एकेडमी जो है बेसिकली बहुत सारे जो है सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है और उसके अलावा जो है मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स देती है रिलेटेड टू दी क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटाबेस, ERPs एक्सेट्रा। यानी कि बहुत सारे जो हैं इनके डोमेन्स हैं। तो आप लोगों को जो भी एरिया पे आपको स्टडीज अपनी स्टार्ट करनी हो तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं उम्मी एकेडमी पे। ओके, तो बेसिकली जो हमारा कोर्स है वो है इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग। मेरा नाम जैसे कि मैं बता चुका हूँ मोहम्मद अला ख़ान है। मैं एज अ कंसल्टेंट जो हूँ उम्मी एकेडमी में वर्क कर रहा हूँ और मेरी स्पेशलिटी जो है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन साइड है एज वेल एज क्लाउड कंप्यूटिंग है। ओके, तो क्लाउड कंप्यूटिंग को समझने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हम जो हैं कुछ चीज़ें देखेंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम थे, क्या ट्रेडिशनल अप्रोचेस थी जो पहले यूज़ होती थी और अब वो चेंज हो रही हैं बाय द टाइम, और क्या वजूहात बनी कि लोग क्लाउड कंप्यूटिंग साइड पे गए। अगर हम बात करते हैं ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स की या उस दौर की, तो उसमें आप देखेंगे कि जब भी आप अपना ऑन प्रेम क्लाउड बनाते हैं, यानी कि अपना डाटा सेंटर वगैरह बनाते हैं, तो उसकी ख़ास कॉस्ट आती है। यानी कि वो आपको खासा कॉस्टली पड़ता है और काफ़ी उसकी मैनेजमेंट करना और उसको यूज़ करना काफ़ी जो है मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू क्लाउड कंप्यूटिंग। और इस पे जो आपको ये पॉइंट्स नज़र ही आ रहे होंगे, यानी कि आपको रेंट पे करना पड़ता है, उसके अलावा जो है पावर सप्लाई का खर्चा होता है, उसकी कूलिंग, उसकी मेंटेनेंस वगैरह। और जो अगर इन द केस आपकी जो भी एप्लीकेशन सर्वर पे चल रही है और अगर आप उसको यानी कि उस पर लोड ज़्यादा आ रहा है और आपको स्केल करना है, तो इसके लिए आपको प्रॉब्लम ये बेसिकली आता था कि आप जो भी हार्डवेयर होता था उसको आपको स्टॉप करना पड़ता था। स्टॉप करने के बाद या आपको उसमें स्केलिंग करनी पड़ती थी, लाइक उसके रैम बढ़ानी पड़ती थी और हार्डवेयर उसका जो है वो इम्प्रूव करना पड़ता था। तो बहरहाल जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी, इसमें प्रॉब्लम ये था कि ये कॉस्टली बहुत ज़्यादा पड़ती थी। 24/7 आपको जो है पूरी टीम की ज़रूरत पड़ती थी और इन द केस अगर कोई डिज़ास्टर आ जाए तो आपके पास सेम यानी कि डाटा सेंटर आपके पास मौजूद होना चाहिए था ताकि आपकी एप्लीकेशन बंद ना हो सके। तो मतलब यही बना कि ये जो एप्लीकेशन थी ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट, यानी कि ये जो ट्रेडिशनल जो अप्रोच थी ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी। तो ये रीज़न बना कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है लोगों में आई और क्लाउड कंप्यूटिंग को लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। यानी कि अगर सबसे पहले बात की जाए क्लाउड कंप्यूटिंग के हवाले से कि किसने इसको इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाला था वो AWS है, जो 2006 में जो है क्लाउड कंप्यूटिंग को लेके आया था। अच्छा, तो बहरहाल हम आगे चलें तो मैं थोड़ा सा इस कोर्स के बारे में आप लोगों को मज़ीद बता दूँ। ये कोर्स बेसिकली जो है बिल्कुल ही बिगनर लेवल के जो स्टूडेंट हैं, जो कि अभी ये जानना चाहते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इसमें करियर किस तरह बनाया जा सकता है और इसके करियर पाथ क्या क्या हैं, तो ये कोर्स बेसिकली उनके लिए है। सही, तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग? मैंने बहुत सी डेफिनेशंस जो है सर्च करी, देखी, तो सबसे जो प्रिसाइज और एक मुख्तसर सी जो डेफिनेशन जो मुझे लगी वो यही लगी कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ द ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ IT सर्विसेज फ्रॉम अ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर ओवर द इंटरनेट। क्या मतलब है इस बात का, थोड़ा सा इसको समझते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है बेसिकली ऑन डिमांड होती है, यानी कि मुझे जब एक सर्वर प्रोविजन करना है तो मैं अपने वक्त अपनी सहूलत के हिसाब से उसको 5 मिनट में प्रोविजन करूँगा, अपना काम करूँगा और उसके बाद उसको टर्मिनेट कर दूँगा। अगर हम इसको अपने रियल लाइफ इन्वायरमेंट में देखें तो ये काम खासा मुश्किल होता है हमारे लिए कि एक सर्वर को ख़रीदना, एक सर्वर को रखना, बनाना, यानी कि हमें टाइम लगता है, काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है। तो यहाँ पर क्या है, एक तो ये ऑन डिमांड होती है कि जब आपने जितनी देर के लिए यूज़ किया आपको उतना ही पैसे पे करने पड़ते हैं। यानी कि अगर मैंने 10 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए अपना सर्वर प्रोविज़न किया तो मुझे मेरी जो कॉस्ट होगी, जो मेरा रेंट होगा वो 1 आवर का ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। सही। दूसरा जो पॉइंट था कि डिलीवरी ऑफ IT सर्विस फ्रॉम अ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर, यानी कि ये आपके ऑन प्रेम में नहीं होगी, आपका ऑन प्रेमिसेस जो डाटा सेंटर होगा उससे बाहर होगी। यानी कि कोई भी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर लाइक AWS, अजूर, GCP, अलीबाबा क्लाउड, ओरेकल, कोई भी XYZ कोई भी हो सकता है।
वो प्रोवाइड करेगा, और ओवर द इंटरनेट मीनिंग कंसोल बेस्ड होगी, यानी कि ओवर द इंटरनेट ऐसी होगी कि कंसोल में आप इसको यूज़ करेंगे। ठीक है भाई, मैं अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज़ होती है। क्लाउड सर्विस, इसको समझते हैं क्या है। क्लाउड सर्विसेज बेसिकली वो सर्विसेज होती हैं जो कि क्लाउड वेंडर्स या प्रोवाइडर्स दे रहे होते हैं। इनमें आपका जो है वो कंप्यूटर सर्विसेज होती हैं, नेटवर्किंग होती है, और ब्लॉकचेन हो सकती है, डाटा एनालिटिक्स हो सकती है, डाटा साइंसेज हो सकती हैं, यानी कि मुख्तलिफ सर्विसेज। अगर मैं AWS की बात करूँ तो इस वक्त AWS सबसे ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जो कि आई थिंक मोर देन 165 सर्विसेज हैं, यानी कि इतनी सारी सर्विसेज हैं जिसमें वो मीडिया से रिलेटेड भी सर्विसेज दे रहा है, हद तक सैटेलाइट से रिलेटेड दे रहा है, ब्लॉकचेन से रिलेटेड दे रहा है, यानी कि अनगिनत सर्विसेज हैं, यानी कि अनकाउंटेबल, और बहुत ज़्यादा उसका स्कोप है। दूसरी डेफिनेशन पे आते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर बेसिकली वो पर्सन या वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि ये पर्टिकुलर सर्विसेज या कोई भी एक सर्विस किसी भी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर से यूज़ कर रही होती है। पे एज यू गो। पे एज यू गो का क्या मतलब है? पे एज यू गो बेसिकली होता है कि मैंने जितनी देर यूज़ की वो सर्विस, मुझे उसके उतने ही पैसे देने हैं, यानी कि मुझे उतना ही चार्ज किया जाएगा। अगर बिल पर मैंने कि एक AWS पे एक मशीन बनाई EC2 इंस्टेंस अपनी कुछ थोड़ी सी टेस्टिंग करने के लिए, यानी कि मैं कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ या मैंने कोई एप्लीकेशन बनाई है कि मुझे सर्वर इन्वायरमेंट में उसको टेस्ट करना है कि भाई वो किस तरह उसका बिहेवियर है, तो जाहिर बात है अब मैं पूरा एक बाहर जाके तो सर्वर ख़रीदूंगा नहीं, वो तो खासा कॉस्टली पड़ेगा मुझे। तो मैंने कहीं पे भी बैठा आराम से मैंने अपना एक सर्वर प्रोविजन किया जो 5 से 10 मिनट के अंदर रेडी हो गया। उसमें मैंने अपनी जो भी टेस्टिंग करनी थी करी, और टेस्टिंग करने के बाद जो रेंट बनता था, जो चार्ज बनता था, वो मैंने उनको पे कर दिया। चाहे वो टेस्टिंग मेरी 1 घंटे में हो गई हो, 2 घंटे में हो गई हो, 1 दिन में हो गई हो, तो मुझे उतना ही पे करना पड़ेगा जो जितना मैं यूज़ करूँगा। मल्टी टेनेंट, मल्टी टेनेंट का मतलब ये है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, यानी कि AWS के डाटा सेंटर के अंदर एक ही मशीन पे मुख्तलिफ जो है यूज़र्स जो हैं वो कनेक्ट होते हैं, यानी कि उनको ये नहीं पता होता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं, जैसे अगर मेरा अकाउंट है तलहा खान के नाम से, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आदिल साहब के अकाउंट में चले जाऊँ, मुझे एक्सेस नहीं होगा। यानी कि ये सिक्योरिटी लगी हुई होती है, यानी कि मैं अपना ही अकाउंट देख सकता हूँ उसी हार्डवेयर के ऊपर, और मुझे पता भी नहीं होगा कि उस हार्डवेयर पे कितने लोग मौजूद हैं उस टाइम पे। तो ये जो शेयरिंग होती है ना, इस तरीके से ये मल्टी टेनेंट कहलाती है। AWS का या बहुत सारे जितने भी क्लाउड हैं, GCP, Azure, अलीबाबा, सबका इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीबन इसी तरह ही डिज़ाइन हुआ होता है। ओके, टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया में जो है ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा आम है, मशहूर हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब इनको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का मतलब क्या है, प्लेटफॉर्म का क्या है। लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ा आगे जाके हम इसको गौर से देखते हैं तो इस डायग्राम में ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अच्छा, अगर हम बात करते हैं, पहले तो उसको समझते हैं कि ऑन प्रेम में और क्लाउड में बेसिकली मैं बता ही चुका हूँ पहले कि क्या फ़र्क होता है, लेकिन थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं। ऑन प्रेम में क्या होता है? ऑन प्रेम में बेसिकली होता है कि जितना भी सर्वर से रिलेटेड या डेटा सेंटर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो आप खुद मैनेज करते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन लेयर हो, नेटवर्किंग हो, स्टोरेज हो, वर्चुअलाइजेशन हो, हर चीज़ आपकी कंपनी को ही मैनेज करनी होती है, यानी कि पूरा का पूरा डाटा सेंटर आप खुद मैनेज करते हैं। ये ऑन प्रेम है। क्लाउड पर आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है कि वर्चुअलाइजेशन लेयर तक की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारे आपका वेंडर मैनेज करता है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल की कोई सर्विस ले रहे हैं तो उसमें वर्चुअलाइजेशन तक के जितना भी मामला होंगे वो वेंडर या जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो मैनेज करेगा। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर एप्लीकेशन तक की जितनी भी चीज़ें होंगी वो यूज़र को या कंज्यूमर को खुद मैनेज करनी होंगी। अब इसमें क्या मामला है, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या चीज़ आएंगी, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने कोई क्या कहना चाहिए कि कोई अपडेट चलानी है, पैच करना है सिस्टम को, अपनी विंडोज़ वगैरह को या सर्वर को या लिनक्स को, तो ये काम मुझे खुद करना होगा, ये AWS नहीं करेगा। सही। दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या है? बेसिकली प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में ये है कि
एक एप्लीकेशन होती है, रेडी एप्लीकेशन होती है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की बात करें तो उसमें जो सबसे ज़्यादा मशहूर एग्जांपल बनेगी वो आपके EC2 इंस्टेंस बनेगी। EC2 इंस्टेंस बेसिकली एक वर्चुअल मशीन होती है, एक कंप्यूटर होता है या एक सर्वर होता है जो आप वहाँ पर प्रोविज़न करते हैं। उसकी जितने भी वर्चुअलाइजेशन तक की लेयर होती है वो सारी की सारी जो है वो AWS जो है वो मेंटेन कर रहा होता है। हार्डवेयर लेवल पे आपको कोई एक्सेस नहीं होता। बाकी उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भी मामला होते हैं, जो भी एप्लीकेशन की चीज़ें होती हैं, जो भी एप्लीकेशन आपको उस पर रन करनी है वो आप खुद करते हैं। अब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पे क्या होता है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पे बेसिकली ये होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम रन टाइम, यानी कि एक प्लेटफॉर्म आपको बना बनाया मिल जाता है, यानी कि एक एप्लीकेशन आपको मिल जाती है, या ये कह लें कि उस एप्लीकेशन का प्लेटफॉर्म मिल जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, इलास्टिक बिनस्टॉक एक सर्विस है AWS की। वो क्या करती है उससे, यानी कि उस पे आप जो है बेसिकली क्या करना चाहिए कि एक पूरी एप्लीकेशन प्रोविजन करते हैं एक कोड अपलोड करने के बाद, या उसके ऊपर कोडिंग भी कर सकते हैं आप। होता क्या है उसके अंदर कि अगर वो बेसिकली एक बना हुआ होता है प्लेटफॉर्म, अगर यही काम आप अपने सर्वर के ऊपर करेंगे तो आपको वो उसका जो है जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो भी आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी, सारे मामला करने पड़ेंगे, मुख्तलिफ चीज़ों की। यहाँ पर क्या होता है, प्लेटफॉर्म बना हुआ होता है, आपने जस्ट जिस प्रोग्राम पे बनी हुई है आपकी एप्लीकेशन, आपने उस लैंग्वेज पे क्लिक किया और आपने वो फाइल या जार फाइल या विंजार की जो फाइल होती है वो आपने अपलोड करी और आपकी एप्लीकेशन 1 मिनट में प्रोविजन हो गई। क्या यानी कि 10 मिनट 5 मिनट का वो टाइम लेती है, इसमें वो पूरी की पूरी कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोविजन कर देता है। तो ये प्लेटफॉर्म पे होता है। प्लेटफॉर्म पे आपको सिर्फ एप्लीकेशन को मैनेज करना होता है जो आपकी होती है, बाकी नीचे तक की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी AWS या कोई और सर्विस प्रोवाइडर अपने तौर पे इसको मैनेज कर रहा होता है। अब आते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पे। होता है कि आप कुछ भी मैनेज नहीं करते, कंसोल पे आपको एक लिंक मिलता है, आप जस्ट क्लिक करते हैं और सर्विस को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। इसकी बेस्ट मिसाल जो है वो आपकी जो है वो ईमेल्स वगैरह हो गई, यानी कि आप जीमेल का अकाउंट यूज़ करते हैं या याहू का करते हैं या XYZ कोई भी सर्विस यूज़ करते हैं, वो कंसोल बेस्ड होती है। आपने जस्ट क्लिक किया और आप वहाँ पे पहुँच गए। सबसे बेहतरीन मिसाल इसकी एक और होगी ऑफिस 365 की। कंसोल पे यूज़ होता है पूरा का पूरा, कोई एप्लीकेशन की मैनेजमेंट नहीं, कोई डेटाबेस की मैनेजमेंट नहीं, कोई आपको वर्चुअलाइजेशन नहीं देखनी, कुछ नहीं देखना। जस्ट आपने क्लिक किया, एप्लीकेशन यूज़ करी, अपना काम किया और आप वहाँ से निकल आए। तो ये बेसिकली जो है वो एक हाई लेवल ओवरव्यू मैंने देने की कोशिश करी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या होता है, और ऑन प्रेम पे किस तरह आप चीज़ें मैनेज करते हैं। ओके, अच्छा, ये कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग के डिप्लॉयमेंट मॉडल्स हैं कि भाई क्लाउड कंप्यूटिंग किस तरह वर्क करती है। यानी कि अगर आप फर्स्ट पे जाते हैं प्राइवेट क्लाउड बेसिकली जो होता है वो आपका ऑन प्रेम होता है, यानी कि जो भी आप ऑन प्रेमिसेस पे अपना काम करते हैं, अपना डेटा सेंटर बनाते हैं, अपना सर्वर रूम बनाते हैं, जो भी चीज़ होती हैं वो सारी की सारी आपके प्राइवेट क्लाउड के अंडर में आती हैं। सही है। तो और फिर सेकंड वन आता है पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो पब्लिक क्लाउड में जो चीज़ें आती हैं उसमें आपका AWS आता है, अज्योर आता है, GCP आता है, अलीबाबा आता है, ओरेकल आता है, मुख्तलिफ वेंडर्स आते हैं। अब ये क्या होता है कि प्राइवेट क्लाउड में आप सारी की सारी चीज़ें खुद मैनेज करते हैं, जो कि हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं, यानी कि ऑन प्रेम प्राइवेट क्लाउड होता है आम अल्फाजों में। पब्लिक क्लाउड पे क्या होता है कि आप अपने एंड पे कुछ भी मैनेज नहीं करते। सही है। आप किसी भी एक पब्लिक क्लाउड वेंडर से वो सर्विसेज लेते हैं जो आपकी नीड होती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नीड होती है, और आप उनको यूज़ करते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क करते हैं। तीसरा मॉडल होता है हाइब्रिड क्लाउड, पब्लिक क्लाउड का और प्राइवेट क्लाउड का। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि एक कंपनी है, उसका अपना डेटा सेंटर मौजूद है ऑन प्रेम, सही है, लेकिन वो अपने बैकअप जो है ना AWS के S3 क्लाउड पे रखते हैं कि भाई इन दी केस हमारा जो है डाटा लॉस हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो हम हमारे पास एक सेव एंड सिक्योर जगह हो जहाँ से हम अपना डाटा जो है रिट्रीव कर सकें। तो इस तरह बहुत सारी कंपनीज यहाँ पाकिस्तान में भी काम कर रही हैं, बाहर भी काम कर रही हैं। ये जो मॉडल होता है ना कि अपना डाटा सेंटर साथ में किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर की सर्विस देना, ये हाइब्रिड मॉडल कहलाता है। सही है।
फिर लास्ट वन है मल्टी क्लाउड। मल्टी क्लाउड में वो ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं जिनका ऑन प्रेम कुछ भी नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि वो एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा जो मल्टी क्लाउड होते हैं यानी क्लाउड वेंडर्स होते हैं उनकी सर्विसेज वो ले रहे होते हैं। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो AWS पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चला रही है, मुमकिन है बैकअप GCP पे रख रही हो, या एक ऑर्गेनाइजेशन है कि वो डेटा साइंसेस वगैरह पे काम करती है तो AWS को भी यूज़ करिए और GCP की BigQuery भी यूज़ करेगी। इस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन ऑन प्रेम पे कुछ भी नहीं रखती लेकिन दो से ज़्यादा क्लाउड्स को वो यूज़ करते हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या ये जो डिप्लॉयमेंट मॉडल जो होता है क्लाउड का, वो मल्टी क्लाउड कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी। ये प्राइवेट क्लाउड क्या है, पब्लिक क्या है। आम अल्फाजों में प्राइवेट ऑन प्रेम है, पब्लिक वो क्लाउड है जो आप AWS यानी किसी भी पब्लिक क्लाउड वेंडर से आप ले रहे होते हैं, इंक्लूडिंग AWS, GCP, Azure, Alibaba। हाइब्रिड आप कॉम्बिनेशन बना के चल रहे होते हैं, ऑन प्रेम प्लस कोई भी क्लाउड वेंडर। और मल्टी क्लाउड आप सारे जो भी सर्विसेज दे रहे होते हैं, दो से ज़्यादा क्लाउड वेंडर से आप सर्विसेज दे रहे हैं। तो आप आगे चलते हैं कुछ एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड। यहाँ पर जो है ये बेसिकली ये क्लाउड कंप्यूटिंग के ये छह एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला है कैपिटल एक्सपेंस और वेरिएबल एक्सपेंस, यानी कि आपका जो कैपिटल एक्सपेंस होता है, यानी कि आप जो खर्चा अपने ऑन प्रेम के ऊपर कर रहे होते हैं, जो कैपिटल आप लगा रहे होते हैं अपने डाटा सेंटर वगैरह बनाने पे, वो जो है आपका रिड्यूस हो जाता है, लेस हो जाता है। आप वो आपका जो है पे वॉट यू यूज, यानी कि आपके उस सर्विस पे चला जाता है कि आप जो यूज़ करेंगे उसी का पे करेंगे। लेकिन अगर आप ऑन प्रेम में होंगे तो आपको खामखई की जो है बहुत बड़ी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, यानी कि बहुत भारी कॉस्ट होती है अगर मशीन नहीं भी काम कर रही है या उसका यूज़ नहीं हो रहा। अगर हम एक मिसाल के तौर पर समझें, अगर इसको देखते हैं कि अगर किसी भी सर्वर की अगर बात कर ली जाए, फॉर एग्जांपल हमने जो है हमारी कोई एप्लीकेशन है वो चल रही है भाई 16 GB की उसमें मशीन लगी हुई है और 30 GB की उसमें हार्ड डिस्क या स्टोरेज है। तो अब उसका जो एप्लीकेशन रन हो रही है वो हो रही है 4 GB की। बाकी जो पीछे जो चीज़ बच रही है तकरीबन 12 GB का जो उसमें मेमोरी और तकरीबन 26 GB जो है पीछे वो आपका जो है मेमोरी अपनी बच रही है, यानी कि स्पेस भी आपका ज़ाया हो रहा है और खामखई में पड़ा हुआ है। तो ये कॉस्ट आप खामखई में बेयर कर रहे होते हैं अपने ऊपर। तो यहाँ क्या होता है कि आप जो है जो आपका कैपिटल एक्सपेंस होता है वो रिड्यूस हो जाता है और वेरिएबल एक्सपेंस में चले जाते हैं, यानी कि जो आप यूज़ कर रहे होते हैं आप उसी की सर्विस उसी को आप पे करते हैं। बेनिफिट फ्रॉम मैसेज इकोनॉमी ऑफ स्केल, ये पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है। इसमें यह है कि मिसाल भी AWS की यहाँ पे दीजिए। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप AWS या किसी भी क्लाउड वेंडर की बहुत ज़्यादा सर्विस को अगर यूज़ करते हैं तो वो आपको आम अल्फाज में ये कहना चाहिए कि आपको कुछ डिस्काउंट देता है। यानी कि वो कहते हैं कि भाई अगर मैंने अगर रिजर्व कर लिया कोई इंस्टेंस 3 साल के लिए, तो अगर मैं उसको कंपेयर करूँगा ऑन डिमांड के भाई, यानी कि मैं अगर घंटों के हिसाब से उसका पेमेंट कर रहा हूँ और मैं उसको मुकम्मल पेमेंट 3 साल के एक साथ दे देता हूँ तो वो मुझे खासा डिस्काउंट देता है। यानी कि ये पॉइंट बेसिकली ये बता रहे हैं कि अगर आप कोई भी सर्विस AWS या जो किसी भी क्लाउड से लेते हैं और या उसकी मुख्तलिफ सर्विसेज आप अगर कंज्यूम कर रहे होते हैं तो वो आपको मुख्तलिफ पैकेजेस देता है जिससे वो आपके जो है डिस्काउंट वगैरह के थ्रू आपके चार्जेस कम करवा देते हैं। इसको आप देखेंगे अबाउट कैपेसिटी। अब यहाँ पे क्या है कि आपको कैपेसिटी बहुत मिलती है, यानी कि स्टोरेज करनी है तो ट्रिलियंस ऑफ डाटा भी होगा, बिलियंस ऑफ डाटा भी होगा, ट्रिलियंस भी होगा, वो आप रख सकते हैं। तब भी आपको जगह का मसला नहीं होगा। आप अगर यही चीज़ आप अपने इन्वायरमेंट में कर रहे हो तो आपका इतना खर्चा आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते, यानी कि तसव्वुर करना मुश्किल हो जाएगा। चीज़ें बदली हैं, नो डाउट जो जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कर रही होती हैं, उनका ऑन प्रेम भी होता है, क्लाउड बेस्ड भी काम होता है, हर तरीके से वो चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। लेकिन अगर आप इसको टोटली क्लाउड पे शिफ्ट कर दें तो आपकी कॉस्ट इसकी आधी की भी आधी हो जाएगी। अगर हम किसी जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन की मिसाल लेके चलें तो अगर वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे या अपने स्टोरेज वगैरह पे करोड़ों डॉलर खर्च कर रही है, तो ये मैंने खुद होते हुए देखा है कि वो ऑर्गेनाइजेशन अगर क्लाउड पे मूव होती है तो वो लाखों डॉलर में आ जाती है, यानी करोड़ों डॉलर से लाखों डॉलर का सफ़र। ये आप किसी बिजनेसमैन से पूछेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो वो प्रेफर करते हैं, यानी कि बाहर के लोग तो बहुत तेज़ी से इन चीज़ों पर मूव हो रहे हैं, लेकिन बहरहाल खैर हमारे पाकिस्तानी भी इंशाल्लाह हो ही जाएंगे।
उम्मीद है। अच्छा, इंक्रीज स्पीड एंड एजिलिटी। अच्छा, अगर हम स्पीड और एजिलिटी की बात करें, जैसे मैंने पीछे एग्जाम्पल दी, अगर आप यही काम, अगर आपको कोई सर्वर अगर अपने पास बनाना है, आपकी नीड है, तो आपको कई घंटे लगेंगे। पहले तो आपको वो मशीन लेनी होगी, फिर उसको स्टोर अपने पास इंस्टॉल करना होगा, दीगर चीज़ें होंगी, बहुत सारे मामला होंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपने जो भी मशीन लेनी है, जो भी सर्वर लेना है, वो जस्ट 5 to 10 मिनट में आपके पास प्रोविजन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे मैंने मेरा अपना एक्सपीरियंस है, रिलेशनल डेटाबेसेस जो हैं आरडीएस एडब्ल्यूएस हैं, वो थोड़ा टाइम लेते हैं, तकरीबन 20 मिनट 15 मिनट लेते हैं। लेकिन अगर वही काम आप अपने ऑन पेम पे कर रहे हो, तो 15-20 मिनट में भी नहीं होगा, वो कई या तो घंटों में होगा या कम से कम दिनों में हो जाएगा। बाकी 5 पॉइंट भी मेरे ख्याल से क्लियर हो ही गया है। स्टॉप स्पेंडिंग मनी रनिंग एंड मेंटेनिंग डेटा सेंटर। आपका जो डेटा सेंटर वगैरह की जो कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाती है। और गो ग्लोबल इन अमेरिका, यानी कि गो ग्लोबल इन अमेरिका जो है सबसे ज़बरदस्त एडवांटेज है। यानी कि अगर मेरे पास कोई कस्टमर आता है ऑस्ट्रेलिया से, वो मुझसे कहता है कि तला साहब मुझे जो है एक मशीन चाहिए ताकि मैं अपनी टेस्टिंग कर सकूँ या अपनी कोई भी एक्सएलजी एप्लीकेशन चला सकूँ, लेकिन मैं रहता ऑस्ट्रेलिया में। तो मैं कहूँगा कोई ऐसा मसला नहीं, मैं उसको सिडनी के इन्वायरमेंट में या सिडनी के रीजन में एक ईसी इंस्टेंट जो भी उसकी मशीन, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी, वो मशीन मैं उसको प्रोवाइड करूँगा और वो मिनटों के अंदर जो है अपना काम स्टार्ट कर देगा। यानी कि जिस चीज़ जो सर्वर लेने में उसको कई यानी काफ़ी कॉस्ट भी आएगी, और साथ साथ अगर वो कोई सर्वर अपना परचेज करता है तो उसमें इस चीज़ तो कॉस्ट इंक्लूड होगी, टाइम होगा, खासा उसको टाइम लगेगा। लेकिन उसकी जो वो जो भी एप्लीकेशन क्लाउड पे चलाएगा या क्लाउड के इन्वायरमेंट पे चलाएगा, वो पूरी दुनिया में एक्सेसिबल होगी। उसके मुख्तलिफ मेथड जो होते हैं वो हम बाद में भी देखेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन ईजीली आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इवन अगर वो अपनी मशीन का रिमोट लेना चाहेगा, तो वो अगर पाकिस्तान में भी होगा, तो वो ऑस्ट्रेलिया में जो उसकी मशीन चल रही होगी उसका वो रिमोट ले सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ओके, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ये मैंने मिसाल एक एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स का लिखा हुआ है यहाँ पर, जिसमें सबसे पहले जो सर्विस है वो AWS है, अमेजॉन वेब सर्विसेज। और ये पायनियर है, सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट लेके आने वाला अगर कोई है मार्केट के अंदर, वो AWS है। इसने 2002 से स्ट्रगल स्टार्ट करी थी, और ये 2002 में इसने स्टार्ट किया, ये लोग नाकाम हुए, फेल हुए। फिर 2004 में दोबारा इन्होंने कुछ सर्विसेज इंट्रोड्यूस करी, उसमें भी इनको उस तरह ये फ़ायदा इनको नहीं हो सका। फिर 2006 के अंदर इन्होंने जो सर्विसेज इंट्रोड्यूस करी, तो फिर लोगों ने इनको एक्सेप्ट कर लिया, और आज तक ये मार्केट में बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ा मार्केट में, अगर पूरी दुनिया की बात की जाए, तो सबसे बड़ा अगर मार्केट शेयर किसी का अगर है इस वक्त, तो वो AWS का है, जो कि वेरिएट करता है, कभी 35.5 होता है और 30, इससे पहले क्या गालिबन 37 था, कुछ इसने अभी लूज किया है। अभी 2019 का जो अभी करंट जो डाटा है इसमें है, इसमें उसके मुताबिक 35.5% जो है इनका शेयर है मार्केट के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा शेयर है। इसी तरह एज्योर की बात करते हैं। एज्योर जो है, इसका मामला ये है कि इसका मार्केट शेयर अगर देखा जाए तो AWS के बाद सबसे ज़्यादा है। वो अगर हम यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट में देखा जाए तो वहाँ पर भी ये मौजूद है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा अगर टेस्ट किया जाता है, अगर हम अपने इन्वायरमेंट की बात करें पाकिस्तान की और UAE और सऊदीया इन जगहों की, तो वहाँ पर मामला ये है कि लोग AWS पे ट्रस्ट नहीं करते, वो एज्योर की तरफ जाना पसंद करते हैं। अब ये क्या रीज़न है लोगों का, ये वही जाने। लेकिन पाकिस्तानियों का जो आमतौर पर रीज़न होता है वो यही होता है कि यार यहाँ पर इनका ऑफिस मौजूद है, माइक्रोसॉफ्ट का, एक्सेसिबल है, बात की जा सकती है, पूछा जा सकता है। क्योंकि AWS का यहाँ पे ना ही कोई डाटा सेंटर है और ना ही इनका कोई ऑफिस है, तो इस वजह से यहाँ की मार्केट में एज्योर ज़्यादा चलता है एज कम्पेयर टू AWS। लेकिन बहरहाल अब तो सर्विसेज इस तरह वो बहुत सी सर्विसेज AWS की ज़बरदस्त दे रहा है कि लोग ऑटोमेटिकली इसी की तरफ मूव कर जाते हैं और एज्योर को भी छोड़ देते हैं। लेकिन बहरहाल एज्योर अपना एक मुकाम रखता है, उसकी अपनी एक जो है मार्केट है, काफ़ी बड़ी मार्केट है। AWS के बाद अगर किसी की सबसे बड़ी मार्केट है तो वो एज्योर है। देन थर्ड वन GCP, गूगल क्लाउड। गूगल क्लाउड क्या है भाई? गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म बेसिकली अभी ग्रो, यानी कि ग्रो कर रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा ये मार्केट में अभी इसने पेनिट्रेट नहीं किया है, लेकिन इसकी कुछ सर्विसेज जो डाटा एनालिटिक्स, डाटा साइंस या बिग क्यूरी से मुताल्लिक हैं, वो बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं। यानी कि डाटा साइंसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह में जो इसने सर्विसेज दी हैं, लोग जो इस
कि इस टाइप के जो लोग होते हैं वो प्रेफर जीसीपी को करते हैं। आप अगर किसी भी डाटा साइंटिस्ट से मिलेंगे तो वो दो क्लाउड को प्रेफर करेगा, या तो एडब्ल्यूएस और दूसरा जीसीपी। इसके अलावा वो किसी क्लाउड की बात नहीं करेगा। हम यानी कि ये काफ़ी मशहूर है जीसीपी इन डेटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह की जो चीज़ें होती हैं उसमें। चौथा है अलीबाबा क्लाउड। अलीबाबा क्लाउड का एज कम्पेयर टू बाकी तमाम जो क्लाउड ऊपर लिखे हुए हैं काफ़ी कम शेयर है, 5 से 6% शेयर है पूरी वर्ल्ड के अंदर। लेकिन अगर आप में से कोई मूव करना चाहता है मलेशिया साइड पे और इंडोनेशिया मलेशिया इस साइड पर, तो यहाँ पे इसकी खासी डिमांड है। यानी कि लोग इसके अपने डेटा सेंटर्स यहाँ पे मौजूद हैं। इवन गवर्नमेंट लेवल मलेशियन गवर्नमेंट को और बहुत से बैंक को ये डायरेक्ट जो है सपोर्ट देता है अलीबाबा क्लाउड। तो वहाँ पर इसका खासा स्कोप है। लेकिन जनरली इसका बहुत ज़्यादा जो है वर्ल्ड वाइड स्कोप है नहीं एज कम्पेयर टू बाकी तमाम सर्विस प्रोवाइडर। अलबत्ता अगर देखा जाए आपके यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप चारों पाँचों क्लाउड को देखते हैं या फिर इसके अलावा आईबीएम को देखते हैं, किसी को भी देखते हैं, आप अपनी कन्वीनियंस को देखेंगे कि भाई मुझे कौन सी चीज़ कहाँ से सस्ती मिल रही है या कौन सी चीज़ मेरे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगी, तो उसको देखते हुए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए कि भाई किस सर्टिफिकेशन की तरफ जाया जाए, किस क्लाउड की डिमांड ज़्यादा है, तो वो ए डब्ल्यू एस एंड एज होता है, सबसे ज़्यादा इनकी डिमांड है। एंड देन जी सी पी, देन अलीबाबा एंड देन ओरेकल। ओरेकल अभी काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, नो डाउट ये मार्केट में खासा पेनिट्रेट कर चुका है, लेकिन जो जो सर्विसेज ये दे रहा है बिलखसूस ईआरपी के हवाले से, क्योंकि बाकी कोई भी क्लाउड जो है इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा है। अलीबाबा ने अभी सैप के साथ कुछ इंटीग्रेशन वगैरह करी हैं बहुत अच्छी, लेकिन ओरेकल का अपना ही सोल्यूशन है जो कि पूरा क्लाउड बेस्ड चलता है। तो ये ओरेकल के पास ऐसा एडवांटेज है जो और बाकी किसी क्लाउड के पास सही से मौजूद नहीं है। उनका अपना ईआरपी है क्लाउड बेस्ड, जिसको ये मार्केट कर भी रहे हैं और बहुत मुमकिन है कि आइंदा कुछ अर्से के अंदर ये अपनी मार्केट बना लेंगे इस हवाले से। ओके, ए डब्ल्यू एस का थोड़ा इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं। अभी जो हम प्रीवियसली जो चीज़ें हमने कवर करी हैं उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग को हमने थोड़ा सा समझा है, और इसका जो ट्रेडिशनल जो इन्वायरमेंट था और करंट जो इन्वायरमेंट था इसको थोड़ा सा समझाए, और मुख्तलिफ चीज़ देखी हमने कि इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस क्या होता है, डिप्लॉयमेंट मॉडल्स क्या होते हैं वो देखे। अब हम एक वेंडर ए डब्ल्यू एस जो है या सर्विस प्रोवाइडर जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या सर्विसेज देता है, किस तरह देता है, ये किस तरह वर्क करता है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ए डब्ल्यू एस जो है वो लॉन्च हुआ था इन 2006 के अंदर। उस पर ये जब लॉन्च हुआ था तो ये इसके बाद 3 से 4 सर्विसेज थी जो इसका मार्केट में दी थी। गालिबन एक एक्सपीरी थी, एसपीएस थी, सिंबल की सर्विस, और इससे इंस्टेंस वगैरह इसमें सर्विसेज प्रोवाइड करी थी। तो ये 3 4 सर्विसेज के साथ आया था, और इस वक्त ये इतना ज़्यादा यानी कि इन्हांस कर चुका है कि ये अब यानी कि जब इसने शुरुआत करी थी तो ये 3 से 4 सर्विसेज रखता था, और राइट नाउ ये 165 सर्विसेज दे रहा है, जो कि तमाम क्लाउड प्रोवाइडर में सबसे ज़्यादा सर्विसेज है। बल्कि उससे ज़्यादा ही हो चुकी होंगी, क्योंकि डे बाई डे कोई ना कोई अपडेट आती है या कोई ना कोई सर्विस इंट्रोड्यूस होती है। तो ये बहरहाल इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन है। इसमें इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। सबसे अच्छा तो ये है कि ये इसका कंसोल बेस्ड सिस्टम जो है बहुत अच्छा है, यानी कि जो अभी हम इंशाल्लाह एक टूर भी करने की कोशिश करेंगे, ताकि मैं आपको दिखाऊंगा कि कंसोल किस तरह चलती है, इसकी क्या मामला होते हैं। तो ये काफ़ी ईजी टू यूज़ है। जो भी कोई भी ऐसा शख्स जो बहुत मामूली सी भी आईटी की नॉलेज रखता हो, यानी कि बहुत ज़्यादा चैंपियन ना हो, आम सा बंदा हो, बस थोड़ा बहुत समझता हो चीज़ों को, तो वो भी इसकी कंसोल के ऊपर जाकर ईजिली अपना काम कर सकता है, सीख सकता है, समझ सकता है। अगर कोई मशीन प्रोविजन करनी है कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं प्रोफेसर हैं आईबीएम में होते हैं, मैं उनको जानता हूँ। उनको जो भी कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है छोटी मोटी अपनी टेस्टिंग वगैरह की, तो वो इसी तरह करते हैं। एक मशीन प्रोविजन करते हैं, जाते हैं, उस पर काम करते हैं, और उसके बाद उसको टर्मिनेट कर देते हैं। यानी कि बताने का मकसद यहाँ पर ये है कि ये बहुत ईजी टू यूज़ है, काफ़ी फ्लेक्सिबल है, ग्लोबल है यूज की, यानी कि आप दुनिया में इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि अगर आप पाकिस्तान में हैं, तो आप इजीली जो है यूके में मशीन प्रोविजन कर सकते हैं, यूके में है तो पाकिस्तान में कर सकते हैं। इवन पाकिस्तान में इसका डाटा सेंटर नहीं है, उसके बावजूद भी आप ट्रैफिक को पाकिस्तान तक लेके आ सकते हैं। उसके हम मुख्तलिफ जो है तरीके होते हैं वो हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह, आज ही की क्लास में देखेंगे कि इसके एप्लीकेशन होती हैं, कैशेज वगैरह होते हैं, वो किस तरह वर्क करते हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं। अच्छा,
तो अभी फ़िलहाल हम इसका सर्टिफिकेशन जो ये प्रोवाइड करता है इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। AWS बेसिकली जो है 4 तरह के जो इसके लेवल हैं वो 4 तरह के लेवल की सर्टिफिकेशन ये बेसिकली प्रोवाइड करता है। एक फाउंडेशनल लेवल है, दूसरा एसोसिएट लेवल है, देन प्रोफेशनल और एक स्पेशलिटी एग्जाम्स कहलाता है। समझ लेते हैं थोड़ा सा क्या है। फाउंडेशनल लेवल जो है वो बेसिकली बिल्कुल ही बिगनर लेवल होता है। इसमें क्या होता है, वो लोग जो बिल्कुल क्लाउड कंप्यूटिंग में अभी आ रहे हैं या वो लोग जो क्लाउड कंप्यूटिंग को इतना समझना चाहते हैं कि वो अपनी एग्जिस्टिंग जॉब पर इसको यूज़ कर सकें, ये पेपर बेसिकली होता है प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए और क्या कहना चाहिए टेक्निकल सेल्स वालों के लिए, और जो इस टाइप के यानी कि जो नॉन आईटी लोग होते हैं ना, यानी कि डे टू डे वो आईटी के साथ इस तरह वर्क नहीं करेंगे, यानी कि प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहे होते हैं, इस तरह के काम नहीं कर रहे होते हैं। हाल बात है वो सपोर्ट इस तरह के दे रहे होते हैं कि वो उन सर्विसेज को इतना जानते हो कि वो एक आइडिया दे सकें, वो बात कर सकें, वो चेक कर सकें। तो वो डायरेक्टली यानी कि ये पेपर उन लोगों के लिए है, या तो बिल्कुल ही बेसिक जो पहली बार क्लाउड कंप्यूटिंग पे आ रहा है उसके लिए, या वो प्रोफेशनल जो डायरेक्टली तो आईटी की सर्विसेज को में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं रखे होते, लेकिन वो किसी न किसी आईटी टीम को हेल्प कर रहे होते हैं। तो उनको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि सर्विसेज के बारे में उनको पता होना चाहिए कि कौन सी सर्विस क्या काम करती है, किस तरह काम करती है, ताकि वो काम करवा सकें। तो क्लाउड प्रैक्टिशनर बेसिकली एक बेसिक लेवल की सर्टिफिकेशन है जिसमें एक सर्विस ओवरव्यू पे ही ज़्यादा फोकस होता है। फिर हम आ जाते हैं एसोसिएट लेवल में। एसोसिएट लेवल में बेसिकली जो है 3 तरह की सर्टिफिकेशन आती हैं। पहले हो गई सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट, एंड देन आपका आ गई ऑपरेशन। अच्छा एक सेकेंड हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं।